बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, लास्ट ईयर जोनल लेवल मेंटल मैथ जो क्विज हुई थी उसके कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। मेरे पास किसी बच्चे ने भेजे, सर आप इस पर वीडियो बनाए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी तब उन्होंने भेजे है मेरे पास। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियो नहीं मिली है, वीडियो कहाँ से लेके आए, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट का या वीडियोज़ के बटन पर क्लिक करके भी आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर वीडियोज़ कुछ बच्चों को पता नहीं है वीडियोज़ या मेरे चैनल पे कैसे जाया जाता है। देखिए, जो सब्सक्राइब का बटन लिखा होता है, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है उसके ठीक अपोजिट साइड में मेरी फोटो के साथ मेरे चैनल का नाम है। मेरे चैनल के नाम पर आप क्लिक कीजिए तो आप मेरे चैनल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वीडियो या प्लेलिस्ट का बटन क्लिक करके आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x की पावर, यदि किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर 5 की पावर 0 है तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। प्लस 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटू और 5 की पावर 0 है तो 1, माइनस 3 की पावर 0 है तो 1। ठीक है, इस तरीके से अब 1 को 1 से ऐड कर देते हैं, 1 प्लस m1 तो आ जाता है 2 इंटू, और यहाँ पर ये माइनस हो गया बच्चों, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं तो माइनस हो गया तो 0 आ गया, 2 0 0, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए बच्चों, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। देखो सोल्व करना है। मैंने आपको कई बार बताया है कि एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, हम पहले इसको लिख लेते हैं। आइए 4, यहाँ पर t की पावर क्या, 3 3 जा क्या होता है 9, 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पर डिवाइड का साइन और 3, यहाँ पर t की पावर कितनी आ जाएगी तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, इस तरीके से। आइए मैं इधर बताता हूँ। तो 4t की पावर बच्चों 9 और यहाँ पर जो डिवाइड दिया हुआ उसको हम बटे का साइन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से रेशो भी आप इसको बोल सकते हैं। तो नीचे लिख लेता हूँ 3t की पावर 6 यहाँ पर। ठीक है, अब 4/3 तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये डिवाइड हो नहीं सकता तो 4/3 हम यूं का यूं लिखेंगे। लेकिन देखो बेस इक्वल हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, बेस इक्वल है यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन है तो उनकी पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं t। ठीक है, या तो आप सीधे इसको माइनस कर सकते हैं, तब लिख सकते हैं 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। अदरवाइज आप माइनस करके भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, t की पावर यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 9 माइनस 6, इस तरीके से। ठीक है, तब फिर ये आंसर आ जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट कीजिए, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। अब कैसे फाइंड आउट करनी है, देखो यहाँ पर तो लिखा 5 की पावर 3x लिखा हुआ है और इक्वल, अब यहाँ पे लिखा 25, और लेकिन अब 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो और बाहर है यहाँ पर क्या 6। तो अब देखो यहाँ पर जो मैं बताता हूँ आपको, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, वो ये है कि एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से। अब बच्चों बेस तो इक्वल आ गए तो इसका मतलब होता है इनकी पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ 3x = 12। ठीक है, जब बेस इक्वल होते हैं तो उसकी पावर भी इक्वल समझी जाती है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x = 12 और 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x की पावर 4 आ गई बच्चों। ये आपका सॉरी x = 4 आ गया, पावर नहीं, x = 4 आ गया, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये भी इजी है। देखो चेंज इनटू नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, क्योंकि पावर इनसाइड और आउटसाइड आई हुई है। तो आइए मैं कर लेता हूँ 2 3 जा 6। अब बच्चों पावर अगर हमें नेगेटिव बनानी है तो बेस का, इस बेस के नीचे आप 1 लेंगे डिनोमिनेटर की फॉर्म में,
उस बेस का रेसिप्रोकल कर देना, 1/4 कर देना है। उस पावर को यहाँ पे लिख सकते हो, या तो ये आपका आंसर बनेगा, या फिर आप चाहे तो इस तरीके से लिख के और ब्रैकेट बना के पावर को बाहर भी लिख सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बनाना है उसको नेगेटिव। तो नेगेटिव में मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ चाहे तो यहाँ भी नेगेटिव का साइन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये सोल्व हो गया, ठीक है। आइए अब करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहीं पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो 9 से ये डिवाइड कर लेते, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। और पी की देखो यहाँ पर ये डिवाइड ही होता है बच्चों, ठीक है। रेशो या डिवाइड आप बोले तो बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल में हम क्या करेंगे, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। या फिर आप देखो यहाँ पर p की पावर 2 है, यहाँ p है, तो 1p से 1 p की पावर 2, तो 1p इसमें से माइनस बच जाएगा हमारा। p की पावर 2 है, यहाँ पर 1p है, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, इसको काट के, या 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर कितना बच जाएगा 2। तो इस तरीके से 4pq² ये आपका आंसर बनेगा। अदरवाइज आप कर सकते हैं इस तरीके से 36, और यहाँ पे p की पावर 2 थे ना, तो p इंटू p लिख लीजिए, और यहाँ पर q की पावर 5 है, तो इसको 5 टाइम्स लिख लीजिए इस तरीके से, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और यहाँ पर लिखे 9 इंटू p इंटू और q इंटू q, इस तरीके से लिख लीजिए। तो 9 4 जा 36, p से p कट गया, ठीक है। 3q से 3q यहाँ पे काट दीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 4, और यहाँ पे बच गया p, और q 2 टाइम्स है, तो q की पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। देखो डायरेक्ट तभी कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, व्हाट इज द सम ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन और अनशेडेड पोर्शन का हमें सम फाइंड आउट करना है। देखो न्यू मेथड से दिया हुआ, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, लेकिन इजी है बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले इसके टोटल पार्ट काउंट करो, 1 2 3 4। तो 4 को लिखना नीचे, और शेडेड पार्ट को लिख लीजिए पहले। शेडेड पार्ट कितना 1 है, तो 1 को लिखिए ऊपर और प्लस का साइन लगाए। तो टोटल पार्ट फिर लिखिए नीचे। अब अनशेडेड लिखना है, अनशेडेड। तो अनशेडेड कितने 1 2 3, तो 3 को लिखिए ऊपर। तो अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इनमें से एक डिनोमिनेटर लेना है। अगर इक्वल नहीं होते तो आपको एलसीएम लेना पड़ता, ठीक है। लेकिन इक्वल है तो इनमें से एक डिनोमिनेटर लिया, और न्यूमेरेटर को साइन के अकॉर्डिंग सोल्व कर दीजिए। तो 3 + 1 होता है 4/4, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों, ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इन ए गेम ऑफ चांस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एरो विल पॉइंट एट ए पर एरो का पॉइंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। वो कोई मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ पे पहले इस तरीके का साइन लगाए, ठीक है। रेशो का साइन बोलो, या बटे का साइन बोलो, या डिवाइड का साइन बोलो। तो टोटल काउंट करें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को लिखना है नीचे, और ए पर ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ए है 1 2 3, ए 3 टाइम्स है, तो इसको लिखिए ऊपर, यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो लिखा है, ए डाइस थ्रोन 100 टाइम्स, ठीक है। 100 टाइम्स उसको फेंका गया है। आउटकम आर नोटेड एज गिवन बिलो, और ये आउटकम आई है बच्चों यहाँ पर इस तरीके से डाइस की, ठीक है। 1 20 टाइम्स आया, 2 10 टाइम्स आया, 3 15 टाइम्स आया, 4 22, 5 18 और 6 15 टाइम्स आया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। तो 3 से कम तो नंबर बच्चों यही 2 है ना, तो इनकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कितने हैं बच्चों, 100 है, तो 100 को आपको नीचे लिखना है। और 3 से कम है तो 20, और ये हो गया 10, तो दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है। तो इससे इस प्रकार, तो 0 से 0 काट दीजिए, 3/10, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। यानी ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। आपको मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रोम्बस। सिमेट्री लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। अब सिमेट्री लाइन का मतलब होता है कि आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि इसमें इस तरीके से लाइन आए, या मिरर में देखे कि सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम हो जाए। तो जैसे मान लीजिए ये 1 हो गई बच्चों, एक तो ये 1 हो गई, ये क्या हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है बच्चों, ये 2 हो गई यहाँ पर, तो इस बिल्कुल सेम आ जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ, ये बिल्कुल सेम पार्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से, ये बिल्कुल हाँ इस सीधे है ना,
तो इस तरीके से 3 और यहाँ पर इस तरीके से करें तो 4। तो बच्चों इसमें 4 सिमेट्री लाइन आएंगी। तो इस तरीके से अगर हम ऐसे करते तो ये पार्ट दोनों पार्ट सेम हो गए, इधर करते तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गए। तो इस तरीके से सिमेट्री लाइन बन गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखो बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। ए मैन हैज 10 रुपी कॉइन्स ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है, उसके पास 10 रुपए के सिक्के एक आदमी के पास, लिखा ही पुट दैम एग्जैक्टली वन ऑन द अदर, व्हाट शेप विल बी गेट। यानी उसके पास, आपके पास भी होंगे 5 रुपीज़ के कॉइन के मान लो या 10 रुपीज़ के मान लो, उसमें कहा है कि वो एक के ऊपर एक रखता जाए, एक के ऊपर एक रखता जाए। तो बच्चों वो फिगर जो बनेगी वो इस टाइप से बनती चली जाएगी, यानी वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर टाइप का बन जाएगा। ऐसे ऐसे उसमें क्या आ जाएंगे, सिक्के आ जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या, वो कौन सी फिगर होगी, लिखा व्हाट शेप विल बी ही गेट, तो वो होगा सिलेंडर, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों ये पार्ट आपका सोल्व हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और जो भी बात हो बच्चों मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। आपको अच्छा लगा नहीं लगा तो बताएं मेरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।